हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं कुणाल नंदवाना कोटा मेंटर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था हमारा केमिस्ट्री का एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम था एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था अब तक। हमने एसिड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, बेस के बारे में पढ़ लिया था, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने वहां पर कवर किया, एसिड की रिएक्शंस को हमने कवर किया, इंडिकेटर्स को हमने कवर किया, बेस पर जब हम आए तो हमने बेस को कवर किया, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने देखा, बेस की रिएक्शंस को हमने देखा और एसिड बेस रिएक्शन को भी हमने यहाँ पर कवर किया कि एसिड और बेस मिलकर क्या कर देते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक बार फिर हमने वापस लास्ट लेक्चर में कवर किया है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पीएच के बारे में। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे हमारे पीएच, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पीएच, उसके बारे में देखेंगे। तो पीएच क्या होता है? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए पीएच होता क्या है। तो पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इसलिए इसका नाम पीएच पड़ा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है उसको पता लगाने के लिए एक स्केल खोजा गया, उसका नाम रखा गया पीएच स्केल। क्या रखा गया उसका नाम? पीएच स्केल, उसका नाम यहां पर रखा गया। तो पीएच स्केल करता क्या है? पीएच स्केल किसी भी सॉल्यूशन में जाएगा और अपनी कोई रीडिंग बताएगा। तो पीएच का जो स्केल है, अगर स्केल को ध्यान से देखा जाए तो वो 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है हमारा? 14 तक जाता है। कहां तक जाता है? 14 तक। 0 से शुरू होगा और कहां पर जाएगा? 14 तक जाएगा। तो जो भी रीडिंग उस सॉल्यूशन की आती है, या वो 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक। तो ये स्केल पर रीडिंग आएगी और इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है, कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ये कैसे पता लगाएंगे? इस पीएच की रीडिंग से। तो सर इस पर पता कैसे लगेगा? तो देखो, सबसे आसान तरीका कि अगर रीडिंग 0 से लेकर 7 तक, कहां तक आए? 0 से लेकर 7 तक आए तो क्या रहेगा? एसिड। इसमें 7 इंक्लूड नहीं है। एक्स की वैल्यू या कोई भी रीडिंग की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। किससे? इससे। तो वो क्या हो जाएगा? एसिड हमारा हो जाएगा। और अगर किसी वॉल्यूम, किसी भी कोई सॉल्यूशन है, उसकी रीडिंग हमारी अगर मोर देन आ गई, किससे? 0 से 7 तक, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? बेस। यानी कि इस एरिया में हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन की पावर ज्यादा है। ज्यादा हाइड्रोजन यहां पर H+ आयन यहां से निकलने वाले। देखो ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो यहां से यहां आने पर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का बढ़ गया, H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर चले 7 से 0 की तरफ, तो एसिडिक नेचर क्या होता गया? बढ़ता चला गया। जैसे जैसे 7 से 0 जा रहे हैं एसिड नेचर बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर जाएंगे तो एसिड बढ़ेगा, यानी इधर की साइड एसिड। और अगर लेवल यहां से यहां जाएंगे तो बेसिक बढ़ेगा। बेसिक बोले तो देखो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती यहां पर बिल्कुल कम हो गई। तो जहां H+ की कंसंट्रेशन कम हो गई और यहां से बढ़ते 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 OH की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो OH की कंसंट्रेशन ज्यादा बोले तो बेस हो जाएगा। तो इधर आने पर हम बेसिक हो जाएंगे, इधर आने पर हम एसिडिक हो जाएंगे। तो 7 से कम में एसिड, 7 से ज्यादा में बेस। कहने का मतलब क्या है कि 7 से कम रीडिंग रहेगी तो एसिड रहेगा, 7 से ज्यादा रीडिंग रहेगी तो बेस बन जाएगा। और अगर 7 हो तो, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 हो जाए तो क्या होगा वो सॉल्यूशन? तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे न्यूट्रल। एक्स की वैल्यू 7 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा भैया? न्यूट्रल हो जाएगा। NEU, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो किसी की भी पीएच से हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। अगर एसिड होगा तो उसकी रीडिंग 0 से 7, अगर बेस है तो 7 से 14, और अगर न्यूट्रल है तो उसकी रीडिंग 7 आने वाली है। तो ये पीएच है। इसको देखो, पढ़ते हैं। स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस।
एसिड और बेस की मजबूती पता लगाने के लिए पीएच का स्केल बनाया गया है। इट हैज वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा टू 14 जो बहुत ज्यादा क्या होगा, अल्कलाइन यानी बेस होगा। तो 7 to 14 आपका बेस और 0 to 7 आपका एसिड रहने वाला है। पीएच क्या है, द नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो नंबर जो हमें बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेस है या एसिड है, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, हम पीएच बोल देते हैं। तो ये पीएच का एक इंट्रोडक्शन आपके पास यहां पर मिल जाता है। अब सब पीएच का काम क्या क्या होगा तो आगे देखेंगे हम। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्या हमारे रोज के जीवन में पीएच की क्या कोई इंपॉर्टेंस है, क्या पीएच हमारे कहीं काम आ रहा है क्या दिन भर के जीवन में। तो देखेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। किस तरीके से होंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसका कोई पर्टिकुलर रेंज है 7 से 7.8, यानी ह्यूमन की बॉडी का पीएच कितना रहना चाहिए, 7 से लेकर 7.8 तक, यानी न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक रहना चाहिए। न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक। देखो क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विद ओनली अ नैरो रेंज, बहुत छोटी सी रेंज 7 से 7.8। ऐसा नहीं कि 5 से 8 हो जाए, नहीं, 7 से 7.8 तक रह सकता है। इसमें वेरी कर सकती है 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 5, 6 और 7.8 तक। सिर्फ इतना ही, बहुत नैरो, बहुत छोटी सी रेंज है जो ह्यूमन बॉडी में काम करती है। आवर बॉडी वर्क नॉर्मल विद अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो हमारी बॉडी जो है 7 से 7.8 के पीएच तक ही स्ट्रांगली यानी नॉर्मली काम कर सकती है। When pH of रेन वाटर गोज बिलो 5.6, जब बारिश के पानी की पीएच जो है 5.6 से नीचे चली जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिड रेन। देखेंगे एसिडिक रेन यहां पर बोला जाता है। और जो एसिड रेन होती है वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। किसके लिए, एक्वेटिक के लिए भी हो सकती है और ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू रिवर्स, जब ये पानी कहां जाएगा, कोई भी बारिश का पानी नदियों में जो वाटर बॉडीज है वहीं जाएगा। इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर एंड मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट, यानी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का और पानी से डिपेंडेंट जितने भी जीव हैं, यानी हम भी हैं और प्लांट्स भी हैं, उन सबके सर्वाइवल को क्या कर देता है, डिफिकल्ट कर देता है। यानी एसिड रेन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हार्मफुल है ये रहने वाली है। तो पहला इंपॉर्टेंस हमने पीएच का देखा कि अगर हमें पानी की पीएच पता है कि वो 5.6 से नीचे है तो वो एसिड रेन हो जाएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ह्यूमन बॉडी की रेंज हमारे पास 7 to 7.8 होनी चाहिए, ये भी हमें इंपॉर्टेंस यहां पर पता लगा पीएच का ह्यूमन बॉडी के लिए जनरल लाइफ में। दूसरा देखोगे पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल बोले तो मिट्टी, तो जहां पर आपकी फसल पैदा होती है, क्रॉप प्रोडक्शन जहां पर होगा, तो वहां की पीएच भी हमें कुछ फिक्स रीडिंग्स पर ही होनी चाहिए। देखो एवरी टाइप ऑफ क्लाइंट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। हर तरीके का प्लांट्स जो है उसको कोई फिक्स रेडिएशन में पीएच चाहिए, फिक्स रेंज में पीएच होनी ही चाहिए उसके पास। देयरफॉर द नेचर ऑफ द सॉइल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट। तो सबसे पहले उस मिट्टी की पीएच देखी जाती है कि इस मिट्टी की पीएच कितनी है, और उसके बाद उसमें कोई फसल को उगाया जाएगा। इट इज सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर्स। तो अगर हमें पता लग जाएगा कि पीएच कितनी है तो हम उसके लिए सुटेबल फर्टिलाइजर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय नोइंग द पीएच ऑफ द सॉइल। तो अगर हमें सॉइल की पीएच पता है, मिट्टी की पीएच पता है, तो हम कि इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, किस क्वालिटी का बीज डालना है, वो सब हम यहां पर पता लगा सकते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर HCl इज प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl क्या है, एक एसिड है इन आवर स्टोमच विच हेल्प इन द डाइजेशन। वो क्या करता है, एसिड आपके द्वारा खाए गए खाने को क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है वो एसिड।
एज ड्यूरिंग इन द इंडाइजेशन, और जब कभी हम इंडाइजेशन हो जाते हैं यानी खाना पचना कम हो जाता है या अपच हमारे शरीर में हो जाता है, द स्टोमच प्रोड्यूस टू मच एसिड, तो फिर क्या होगा, पेट ज्यादा सेक्रेट करेगा किसको, HCl को, एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इट कोज पेन एंड इरिटेशन, और इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या इरिटेशन, जलन टाइप हो सकती है। तो टू करेक्ट द डिस्ट्रीब्यूट पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ, माइल्ड बेस, पूरा नहीं लिखा हुआ यहाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या किया जाएगा, आपके अंदर लिया जाएगा। मतलब आप किसका सेवन करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करेंगे, जो एक तरीके का क्या है, बेस है। और बेस क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, और उस प्रोसेस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो यहां पर भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। एंड ऑल्सो कॉल्ड एंटासिड्स, जिसको एंटासिड्स मार्केट में मिलते हैं आपके मेडिकल्स पर। इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड एसिडिटी, तो एसिड के इफेक्ट को खत्म करके क्या कर देगा, ये एसिडिटी को समाप्त कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पीएच का हमारे जीवन में है। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मुंह का अंदर का जो पीएच होता है वो कितना होना चाहिए, 5.5 से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5.5 तक हो सकता है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो 5.5 एसिडिक, तो अगर 5.5 से भी नीचे आपके शरीर का, आपके मुंह के अंदर का पीएच चला जाए एसिडिक, द डिके ऑफ द टूथ इज इनेमल बिगिंस, मतलब इनेमल जो हमारे दांतों के ऊपर एक सफेद चमकीली परत चढ़ी होती है, उस लेयर का नाम होता है इनेमल, और वो इनेमल का क्या होने लग जाता है, डिके होने लग जाता है। डिके बोले तो धीरे धीरे वो खराब होने लग जाती है, कोरोड जैसे बोलते हैं ना, उस तरीके से डिके होने लग जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड द प्रोड्यूस एसिड, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमारे मुंह में एसिड के साथ रहकर उसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया, वो शुगर और बैक्टीरिया मिलकर क्या कर देंगे, वहां पर एसिड्स की मात्रा को बढ़ा देंगे। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, टूथब्रश करना चाहिए, दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे दांतों में लगा हुआ कुछ बचा हुआ फूड और वहां पर अगर कोई शुगर पार्टिकल रह गया है तो वो साफ हो जाएगा। टू क्योर टूथ डिके, टूथपेस्ट जो कि क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, उसका नेचर बेसिक नेचर होता है, और मुंह में क्या होगा, हमारा एसिड्स होंगे। आर यूज टू विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, तो वो बेस क्या कर देगा, उस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल, उसका इफेक्ट को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, और हमारे मुंह में वापस से न्यूट्रल हो जाएगा हमारा मुंह का जो टेस्ट है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, एक यूज ये भी है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, अटैक करते हैं। देखो, व्हेन इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, जैसे कि मधुमक्खी है, आंट है, एटसेट्रा, अगर हमें काट जाए, जहां पर भी मधुमक्खी हमें काटेगी या चींटियां हमें काटेगी, दे इजेक्ट एन एसिड्स इनटू द स्किन, तो वो क्या कर देगी, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एसिड को इजेक्ट कर देगी, मतलब आपकी बॉडी की स्किन में क्या कर देगी, एक एसिड को डाल देगी, और जब एसिड जाएगा दैट कॉज पेन एंड इरिटेशन, तो वहां पर दर्द होगा, सूजन होगी और जलन भी होगी। तो उसके लिए क्या रेमेडी यूज की जाती है आपके जनरली घर में, उस पर क्या लगा दिया जाता है, सोडा लगा दिया जाता है या कोई ऑक्साइड यहां पर लगा दिया जाएगा। तो बेकिंग सोडा इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया, इट्स गिव रिलीफ, तो क्या कर देंगे, ऑक्साइड्स या कोई भी सोडा कुछ भी लगा दिया गया बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, बेसिक नेचर के यहां पर रहेंगे। तो ये मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड यहां पर रहेंगे और वो थोड़े बेसिक नेचर के रहने वाले हैं। तो मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, यहां पर आकर के उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, तो वहां पर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पीएच इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी पीएच होता है, मैंने
लास्ट क्लास में भी नेटल लीफ के बारे में आपको बताया था। तो नेटल लीफ है, स्टिंगिंग हेयर ऑन द नेटल लीव्स इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड इन द स्किन। तो जब आप कभी कोई जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद आप अगर नेटल लीफ से टकरा गए या उसके टच कर गए तो उसके पत्तियों पर कुछ स्टिंग्स होते हैं, स्टिंग्स को डंक वैसे बोलते हैं, कुछ कांटेनुमा संरचनाएं होती है, वो क्या कर देती है, आपके शरीर में मेथेनोइक एसिड इजेक्ट कर देती है, और वो मेथेनोइक एसिड जो है वो पेन का कारण बनता है। तो फिर उसका क्योर कैसे किया जाए? तो जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है। तो होगा क्या? इट इज क्योर्ड बाय द रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ द डॉग प्लांट। ढाक का पौधा, ढाक का जो पौधा होता है डॉग प्लांट्स, वो जहां पर नेटल लीव होगा उसी के आसपास कहीं ढाक का पौधा उगा होगा, तो वहां के उसके पत्ते लेकर, वो बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि उसको आप अगर वहां पर लगाएंगे तो बिसाइड द नेटल प्लांट, तो नेटल प्लांट के पास में ही एक ढाक का पौधा डॉग प्लांट आपको मिल जाएगा। तो उसके पत्ते को अगर घिस कर लगा लिया गया तो वो बेसिक नेचर का है, और नेटल लीव में एसिड था तो एसिड बेस को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कुछ हमने पीएच के यहाँ पर यूज हमने यहाँ पर समाप्त किया, पीएच के यूज। तो डेली लाइफ में बहुत सारे पीएच के यूज होते हैं। एक ज्ञान की बात वापस से आती है, ज्ञान की बात कहती है कि डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या है? मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद द वाटर। तो किसी भी कंसंट्रेटेड चीज को पानी में मिला दिया जाए या उसमें पानी मिला दिया जाए तो वो चीज क्या बन जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होना, उसी को डाइल्यूशन बोलते हैं। इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस per unit volume solution and acid at the base is said to be dilute। तो किसी भी एसिड या बेस में अगर आप पानी मिला दो उसके यूनिट वॉल्यूम पर तो पानी का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूशन। तो ये ज्ञान की बात है, ध्यान रखनी है अपने को। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, इसको बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो चैप्टर का नाम क्या था? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड खत्म किया, बेस खत्म किया, एसिड प्लस बेस खत्म किया, और फिर उसके बाद हमने पीएच के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम बात करते हैं किसकी? सॉल्ट की। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो जितनी रिएक्शन हमने बनाई उनमें लगभग सब में हमने सॉल्ट्स को बनाया। तो वो सॉल्ट क्या है, उनका यूज क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा है, एसिड बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी एसिड बेस से मिलेगा और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो उन सॉल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, एसिड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस इज एसिडिक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों को मिलाया जाए तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक रहेगा। विद पीएच वैल्यू लेस देन 7, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगी। वो न्यूट्रल तो हो गया, सॉल्ट तो बन गया, लेकिन उसका अभी भी जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा, क्योंकि वहां पर यूज कौन हुआ था? स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ था। नेक्स्ट बात करें, सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स आर बेसिक। अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है वीक है और दोनों जब मिलेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा नेचर का रहेगा? बेसिक नेचर का रहने वाला है, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा। जिसकी भी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्या होता है? उसमें OH की कंसंट्रेशन ज्यादा और H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और जिसमें OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा वो बेसिक नेचर का यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? देखो, सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स, मेनली सॉलिड्स में आपको सॉल्ट्स मिलेंगे। दे हैव मोस्टली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्ट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा इन्हें मेल्ट करने के लिए, और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको बॉइल करने के लिए। दूसरा देखेंगे, सॉल्ट्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी टाइप के सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी को आराम से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए सॉल्ट ही यूज किए जाते हैं।
और उसके प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। क्यों? उसमें जैसे NaCl एक सॉल्ट है, NaCl में कौन कौन मिला? Na+ आयन और Cl-, तो दोनों ही आयन है, तो दोनों कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आसानी से मान जाएंगे। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक। क्यों? दोनों ही तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके जो रिएक्टेंट है दोनों क्या है? आयन्स हैं, और आयन मिलकर ही क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। तो वो क्या रहेंगे? आयनिक कंपाउंड रहेंगे। एवरी सॉल्ट्स कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज आयन केटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनायन। तो अनायन केटायन हम 9th में भी पढ़कर आए हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। और पॉजिटिव चार्ज को केटायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज को अनायन बोलेंगे, ये आपको पता ही है पहले से। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जैसे कि द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी बिलोंग द फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बिलोंग्स टू सेम फैमिली, क्योंकि जहां के आयन सेम है। पॉजिटिव आयन जिसका भी सेम जा रहा है, देखो पॉजिटिव आयंस क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो NaCl, NaNO3, NSO4 जो भी आप देखेंगे उसमें सब में क्या चल रहा है? आगे सोडियम चल रहा है। तो पॉजिटिव आयन दोनों का सेम, तो सेम फैमिली के हो गए। बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड सोडियम सॉल्ट्स बिकॉज दे बोथ कंटेन द सेम पॉजिटिव चार्ज आयन सोडियम Na+। तो जिसमें Na+ है उसको सोडियम फैमिली का सॉल्ट बोला जाएगा। एक जनरल नॉलेज की बात यहां पर लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन, अब सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। 4-5 सॉल्ट्स यहां पर आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला जो सॉल्ट दिया गया है वो दिया गया है कॉमन सॉल्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जो आपके घर में खाने में यूज होता है उसको बोला जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये इसका फॉर्मूला इसका NaCl रहने वाला है। अब इसके बारे में कुछ पढ़े। दिस इज द सॉल्ट वी यूज इन फूड। जैसे टाटा नमक, देश का नमक आप सबने सुना होगा। टाटा नमक, देश का नमक, निरमा नमक, बहुत सारे नमक हमारे ब्रांड होते हैं। तो जो रेगुलर हम खाने में यूज कर रहे हैं उस नमक को क्या बोला जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो उसका साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड है। फॉर्मूला उसका NaCl होता है। यूज हम खाने में करते हैं। कहां से मिल सकता है? सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। सोडियम क्लोराइड इज द सेपरेटेड फॉर्म टू फॉर्म द सॉल्ट डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड्स। तो कहां से मिलेगा हमारे को ये? तो ये हमारे को मिलने वाला है सी वाटर से। समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व है, खारा पानी बोला जाता है समुद्र के पानी को। तो वहां पर हमारे को क्या मिलने वाला है? ये नमक NaCl भी मिलने वाला है। डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और डिपॉजिट जो सॉल्ट है बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में ये सॉल्ट हमारे को आसानी से मिल जाता है। These last crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. और ये जो सॉल्ट्स के डिपॉजिट्स हैं वो हमें बहुत सारी जगह मिल जाते हैं, बहुत सारे पहाड़ों पर। और ब्राउन से कलर का, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज मिली होती है, इसलिए ब्राउन से कलर का ये सॉलिड क्रिस्टल आपको मिलेगा। और उस सॉल्ट का नाम क्या होता है? रॉक सॉल्ट होता है। उस सॉल्ट का नाम क्या होगा? रॉक सॉल्ट्स को बोला जाएगा। द कॉमन सॉल्ट does obtain in an important raw material for various materials of daily life। तो हमारे पास जो NaCl है वो बहुत सारे मटेरियल्स का एक बेस होता है। बहुत सारे मटेरियल उससे ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और मेनी अदर मोर सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में बहुत सारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका बेस कौन रहेगा? NaCl रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम किसी सॉल्ट की बात करें, चलो ज्ञान की बात आती है। क्लोर एल्काली प्रोसेस, जिसको प्रिपरेशन ऑफ अबो मटेरियल। आपका NaCl बना कैसे होगा? देखो, when electricity is passed through an aqueous solution of the sodium chloride called brine। तो ब्राइन एक प्रोसेस का नाम है कि सोडियम क्लोराइड में क्या डाल दिया जाए। सोडियम क्लोराइड में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के पानी वाले सॉल्यूशन में यानी लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया है वहां पर, तो NaCl पानी में मिलाया होगा और वहां पर क्या कर दिया होगा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। आपने इसको कराया तो NaOH बना, Cl2 बना और H2 गैस यहां से क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो क्लोरीन गैस गिवन ऑफ एट द एनोड
एन हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनता है। तो लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर बात करी कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से? तो NaCl में, अगर NaCl के लिक्विड में, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमने क्या डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दें, तो Na अलग हो जाएगा, मतलब वहां से हमारे कैथोड पर कौन आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, और एक क्लोरीन गैस वहां से अलग हो जाएगी। क्लोरीन माइनस गैस है तो वह एनोड पर आ जाएगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो कैथोड पर जमा रहेगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से बनने वाला है। तो एक सॉल्ट वापस से हमारे पास यहां पर बन गया, कोई प्रोडक्ट यहां पर बन गया है। अगला वहां पर जो नाम था वो था ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहां पर बोल सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा है, CaO और Cl2, CaO Cl2। तो यहां से हमारे पास CaO Cl2 बन रहा है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे तो अगर क्लोरीन गैस, बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लैग लाइम, स्लैग लाइम में क्या कर दिया जाए, स्लैग लाइम क्या होता है, CaOH के होल ट्वाइस को इसमें कौन डाल दिया जाए, हमारी क्लोरीन Cl2 गैस डाल दी जाए। तो क्लोरीन गैस को अगर स्लैग लाइम में डाल दिया जाता है तो क्या बन जाएगा, CaO Cl2, और यहां से पानी बाहर निकल जाएगा। तो बहुत आसान सी एक प्रोसेस है। प्रिपरेशन कैसे की जाएगी कि क्लोरीन गैस को किसमें डाल दो, स्लैग लाइम में, COH होल ट्वाइस में क्या डाल दिया जाए, अगर Cl2 गैस डाल दी जाए तो CaO Cl2 बन जाएगा और H2 वहां से रिलीज हो जाएगा, पानी वहां से अलग हो जाएगा। यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ ले जाते हैं, किसी भी सॉल्ट के यूजेस कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यूजेस हमेशा याद होने चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या काम आता है, तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा काम आता है, इंडस्ट्रियल यूज है ये इसका। फॉर डिस्टिंक्फिकेंट ड्रिंकिंग वाटर, तो बहुत सारे पानी जिसको साफ करने के लिए उसमें क्या डाला जाएगा, उसको साफ करने के लिए पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है, जो बहुत सारी अशुद्धियां, गंदगी होती है उसको अलग किया जा सकता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ऑक्सीडाइज फटाफट हो जाएगा, अपने अपने टुकड़ों में फटाफट से टूटकर नया प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो जाता है। तो केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल में किया जा सकता है, और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए COCl2 की जरूरत पड़ती है। यहां पर आपके सिलेबस में क्लोरोफॉर्म नहीं है इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन क्लोरोफॉर्म बनाने में भी COCl2 की यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने सुना होगा और घर में यूज भी किया होगा। रिएक्शन इसकी मैंने कल आपको पढ़ाई भी थी, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हमने बेस से करवाई थी, एसिड से करवाई थी, वहां पर हमने इसको देखा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने वहां पर पढ़ा था इसको। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, तो ऑन रिएक्टिंग कोल्ड कंसंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड जो ब्राइन था CaCl2 में क्या मिला दिया जाए, एक तो अमोनिया मिला दिया जाए और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाए। जब CaCl2 में कैल्शियम क्लोराइड में क्या डाल दिया जाए, अमोनिया मिला दिया हमने, और एक क्या मिला दी, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 इसमें मिला दिया गया। तो यहां से जो ये Na है वो यहां चला जाएगा, HCO3 यहां से बन जाएगा, और जो है हमारा H2O अलग हो जाएगा। यस, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, सॉरी हाँ, तो इसका यूज क्या किया जाता है, बना कैसे वो हमने देख लिया, यहां पर बना कैसे वो हमने यहां पर इसको कवर कर लिया है, ठीक है। अब बात करें यहां पर कि इसका यूज क्या क्या आता है। बेकिंग सोडा आपके घर में बहुत सारे यूज आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर से बनाया जाता है विद मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। तो कोई भी एसिड के साथ, जो फैमिलियर एसिड होते हैं उसके साथ हम इसकी रिएक्शन अगर करा दी जाए तो वहां पर हम क्या बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बना सकते हैं।
इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड्स, एंटासिड्स में हमको ये डाल सकते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी होने पर जो रेमेडी ली जाती है उसको एंटासिड बोला जाएगा। यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत सारे एक्सटिंग्विशर्स में सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, क्योंकि यहां से कौन रिलीज होता है, CO2 रिलीज होती है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ये इसके। नेक्स्ट यदि हम बात करें वॉशिंग सोडा, किसकी बात कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा की यहां पर हम बात कर सकते हैं। देखो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ये .10H2O क्या है, इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा हुआ है, किसमें, Na2CO3 में। प्रिपरेशन क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे हम किसका, सोडियम कार्बोनेट का पानी के साथ, यानी Na2CO3 में अगर पानी मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, पानी। Na2CO3 में देखो रिएक्शन लिखी हुई है पहले से, Na2CO3 में पानी मिला दिया, कितने मोल पानी, 10H2O पानी मिला दिया गया, तो आपके पास Na2CO3 10H2O बन गया। बहुत आसान सी प्रिपरेशन है, देखकर बना सकते हैं डायरेक्ट आसानी से। काम क्या क्या आता है, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा क्या क्या काम आ सकता है, सीधी सी बात है, कपड़े धोने में तो काम आएगा ही सही। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर सॉफ्ट करने में, बहुत सारी जगह का पानी बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए काम आ सकता है। इन पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री में भी ये काम आता है, पेपर भी बनता है इससे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, सोडियम से बनने वाले कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स, तो उसमें भी ये काम आते हैं, यानी कि Na2CO3 बहुत काम की चीज होगी वॉशिंग सोडा आपके लिए। यहां पर अगर हम बात करें, हमारे ज्ञान की बात आती है, व्हाट इज 10H2O। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर वो .10H2O क्यों लिखा, प्लस 10H2O की जगह .10H2O। तो 10H2O क्या है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअली द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट अपीयर टू बी ड्राई बट एक्चुअली दे आर नॉट। तो ऐसा लगेगा क्रिस्टल क्या है, ड्राई है। तो कभी भी डिटर्जेंट को जब आप देखेंगे, तो आप जब उसको देखोगे तो लगेगा कि हाँ पाउडर है सर, ये तो सूखा सा पाउडर, लेकिन जब उसको टच करते हैं तो वो पाउडर नहीं है, उसमें क्या है, उसमें पानी की कुछ बूंदें ड्रॉप्स होती है, यानी 10H2O, यानी H2O मॉलिक्यूल्स वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। दे आर नॉट, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसमें वाटर के क्रिस्टल्स भी होते हैं। तो जब डिटर्जेंट को थोड़ी देर अगर हाथ में लेकर रखा देखा जाए तो वहां पर कुछ नमी आपको दिखाई देगी, महसूस कर पाएंगे आप। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट की कुछ फॉर्मूला यूनिट में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, तो Na2CO3.10H2 वहां पर होने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पर होते हैं, CuSO4.5H2, CSO4.2H2, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर आप देखेंगे। जिप्सम का एग्जांपल यहां पर दिया गया है। वन मोर और मोर इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आपने सबने सुना होगा, बिल्डिंग्स की डेकोरेशन करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पिछले पेज पे लिखा हुआ था CaSO4.12H2O। बनेगा कैसे, प्रिपरेशन क्या है, तो जिप्सम को क्या कर दो, हीट कर दो। जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O, और इतना कर दो कि उसके क्रिस्टल कितने हो जाए, 1.5 क्रिस्टल उसमें से बाहर चले जाएं और आधा क्रिस्टल बचे। देखो रिएक्शन देखेंगे, CaSO4 + 2H2, ये इसके साथ है, प्लस नहीं है, डॉट है। CaSO4.2H2O में अगर आपको क्या कर दें, हीट दे दें, तो CaSO4 आधा H2 अलग निकल गया और 1.5 H2 अलग से बाहर रिलीज हो गया। तो 1.5 गुना पानी को कम कर दिया जाए अगर किसमें से, जिप्सम में से। देखो प्रिपरेशन, हीटिंग जिप्सम 343, तो यहां पर 343 पर इसको 373 पर इसको केल्विन पर हीट किया गया, और इतने देर तक हीट किया गया कि इसका 1.5 H2O मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और बचा कितना, सिर्फ आधा, .12 H2, सिर्फ आधा H2O ही इसके पास पानी बाहर बचा। तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गए और क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम। अब एक पाउडर आपको वहां पर मार्केट में मिलेगा। अब जब इसमें वापस से क्या मिल जाएगा, पानी मिला दिया है, कितना, 1.5 H2O पानी और मिला दिया है, तो वापस से जिप्सम कन्वर्ट हो जाएगा। जिप्सम से ही बना था, वापस पानी मिलाया, वापस जिप्सम बन गया। तो जिप्सम क्या होता है, पत्थर नुमा
पत्थर क्रिस्टल होगा, एक पत्थर ही है, तो वापस से ये क्या हो जाता है, पानी मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, जिससे हम पेंटिंग्स वगैरह सॉरी वॉल डेकोर कर सकते हैं। देखो हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा, CuSO4.H2 जो इसमें H2 मिलाया हमने, हाफ डेड H2 वापस से मिला दिया, तो वापस से वही बन गया जो पहले से गिवन था। तो जिप्सम वापस से यहां से क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजेस की, इसकी बात करें तो द डॉक्टर यूज्ड एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन। हड्डियां टूटने पर जो डॉक्टर प्लास्टर बांध देता है आपके हाथ पैरों में, तो वो प्लास्टर किसका बांधा जाता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बांधा जाता है। वहां पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में पट्टियों को गीला करके लपेट दिया जाएगा, और कुछ देर बाद, क्योंकि वो पानी है, तो पानी जब क्रिस्टल बनेगा तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से वो प्लास्टर हार्ड हो जाएगा और आपकी हड्डियों को सपोर्ट करेगा। मेकिंग टॉयज, बहुत सारे टॉयज और स्ट्रक्चर्स और स्कल्पचर्स बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, टॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारी मूर्तियां बनाने के लिए यूज किया जाता है। मटेरियल ऑफ डेकोरेशन, डेकोरेशन मटेरियल आपकी घर की बिल्डिंग में छत के ऊपर डिजाइन करने के लिए काम में क्या लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी इसको बोला जाता है, पीओपी आपने सुना होगा जनरल नाम। मेकिंग स्मूथ सरफेस, सरफेस को, किसी भी टाइप की सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, तो इसके यूजेस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, यहां तक हमने देख लिया, आगे बात करें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चैप्टर यहां पर आपका खत्म हो गया है, सारी चीजें हमने यहाँ पर एसिड को, बेस को, सॉल्ट को, एसिड की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, सॉल्ट की प्रॉपर्टी, केमिकल फॉर्मूला, सॉल्ट के यूजेस, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर खत्म कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं चैप्टर के, उन क्वेश्चंस की यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे, और हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल से हम समझने वाले हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, अ solution turn red litmus blue, its pH is likely to be। एक सॉल्यूशन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को नीला कौन करेगा, रेड को क्या कर देता है, ब्लू, नीले को लाल करता था एसिड, तो लाल को नीला कौन करेगा, बेस करेगा। तो क्या हमें पता है क्या बेस कौन होता है, क्या हम जानते हैं क्या बेस कौन होता है? तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो बताओ इसमें 7 से ज्यादा कौन सा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 10 7 से ज्यादा है। तो बेस कौन होता है, यहां पे हम देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन में कि बेस वो होगा जिसका पीएच मोर देन 7 होता है। तो जिसका पीएच 7 से ज्यादा वही क्या रह जाएगा, हमारा बेस रहने वाला है। तो 10 हमारा आंसर होगा, डी आंसर इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। द सॉल्यूशन कंटेन, क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की कैसे बनेगा, किसकी प्रेजेंस में। देखो ये तो सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, सिर्फ ये कौन है, एसिड है, और एसिड की रिएक्शन से ही क्या होगा, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्ट मिल्की यहां पर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, 3 उसने सॉल्ट दिए, एक एसिड दिया, एक एसिड ही आपका आंसर रहने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH का 10 ml सॉल्यूशन है, found to be completely neutralized by 8 ml of HCl, यानी कि NaOH है आपका और HCl मिल रहा है। अब जब NaOH और HCl मिलता है तो क्या बन जाता है, NaCl और H2O बन जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर 10 ml था, ये 10 अगर इसको ले रहे हैं तो ये 8 हो रहा है, 10 है तो 8 है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। बोल रहा है 10 ml लोगे NaOH तो 8 ml HCl का काम चल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अगर NaOH को क्या कर दिया जाए, 20 ml कर दिया जाए, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या जरूरी होगा, कितना ml चाहिए हमारे को, HCl। 10 के लिए 8 चाहिए था तो जस्ट डबल हो गया, तो इसका भी क्या कर देंगे, जस्ट डबल। कितना कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे, 8 का कितना हो जाएगा, 16। द अमाउंट HCl सॉल्यूशन,
द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर, जो पहले था वही वाला सॉल्यूशन ले रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो 16 इसका आंसर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डी आंसर इसका यहां पर होने वाला। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि 10 ml NaOH के लिए 8 ml HCl चाहिए, तो 20 ml NaOH के लिए कितना ml HCl चाहिए होगा, तो उसको डबल किया तो इसको भी क्या कर देंगे हम, यहां पर डबल कर देंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो हमने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले हमने यहां पर पढ़ा कि इंडाइजेशन को सही करने के लिए क्या चाहिए होता है। इंडाइजेशन को सही करने के लिए एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, एनाल्जेसिक नहीं चाहिए, एंटाइसिड चाहिए। इंडाइजेशन बोले तो पेट में क्या हो गई, एसिड बढ़ गई, और एसिड बढ़ गई तो एसिड को कम करने के लिए एंटी एसिड चाहिए होते हैं, तो उसका नाम एंटाइसिड होता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट वर्ड इक्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो कुछ रिएक्शन दी गई है, पहले उनकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है, फिर उनकी क्या करनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है बैलेंस्ड। तो शुरू करते हैं। देखिए ए वाले को क्या बोलता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, पहले तो हम उसकी वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम उसकी वर्ड इक्वेशन यहां पर लिखने वाले हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया, रिएक्ट विद जिंक। जिंक ग्रेन्यूल बोले तो जिंक के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन हम वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए यहां पर जिंक लिखेंगे। जिंक, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो देखेंगे ZnHO4 और Zn जब रिएक्शन, सॉरी H2SO4 और Zn जब रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, PHATE, जिंक सल्फेट बनाएगा, और हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगी। तो ये तो हमने लिख दी इसकी वर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन यहां पर इसकी हमने लिख दी है, वर्ड इक्वेशन लिख दी। और अब इसकी क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखेंगे, केमिकल इक्वेशन देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, यहां पर हमारे पास H2SO4 बोला जाता है। क्या बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। और जब H2SO4 किसके साथ मिलेगा, जिंक के साथ मिलेगा, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, देखो जिंक मोर पावरफुल है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये इसको हटा देगा और हटाकर क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, यहां से रिलीज हो जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और पूछ रहा है कि इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो मेरे हिसाब से इक्वेशन पहले से बैलेंस यहां पर होने वाली है। नेक्स्ट वर्ड इक्वेशन, केमिकल, हर की वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है और केमिकल इक्वेशन भी आपको यहां पर लिखकर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम रिबन से। मैग्नीशियम, या इसको मैग्नीशियम को पूरा ही लिख देते हैं, दूसरा वाला जो इसका बी पार्ट है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, देखो वहां पर Mg है और यहां पर HCl है, तो यहां पर बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहां से, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, वर्ड इक्वेशन। और हमें इसकी कौन सी इक्वेशन भी लिखनी है, यहां पर हमें इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखकर बतानी है। तो देखो मैग्नीशियम क्या होता है, MgHCl, रिएक्शन हुई, क्या बन गया, MgCl2 बन गया, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। वही पिछली वाली जो रिएक्शन थी, Mg ने H को भगा दिया और MgCl2 बना लिया। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हो गई, वर्ड इक्वेशन। अब इसको क्या करना है हमारे को, अब इसको हमें करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए उधर हाइड्रोजन 2 है,
हाइड्रोजन 2 हो गए, Cl 2 है, Cl 2 है, Mg 1 है और Mg 1 है। यस, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो हमारा सी पॉइंट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम से। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम से। सल्फ्यूरिक एसिड जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी हमारी, बाहर निकल जाएगी। तो आसान सी एक रिएक्शन है। इसका क्या लिखना है, वर्ड इक्वेशन तो लिख दी हमने, अब इसकी केमिकल इक्वेशन सी यहां पर हम लिखेंगे। देखो सल्फ्यूरिक एसिड कौन होता है, H2SO4 होता है, एल्यूमिनियम Al होता है। जब रिएक्शन होगी तो Al2SO4 का थ्राइस, और यहां से क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो बहुत आसान सा एक इक्वेशन यहां पर हमारा बना। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम यहां पर हमारे पास 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी एल्यूमिनियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। S यहां पर 3 है, यहां पर S एक ही है। ऑक्सीजन यहां 4 3 12 है, यहां पर सिर्फ 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सल्फर यहां पर 3, ऑक्सीजन यहां पर 3 2 4 3 12 हो गया। यहाँ 4 3 12 सब बराबर चल रहा है। यहाँ H2 और यहाँ H2, 3 2 6 3 2 6, सारी इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पर, बैलेंस यहाँ पर आसानी से हो गई है। हिट एंड ट्रायल मेथड हमने बैलेंसिंग इक्वेशन में यहाँ पर पढ़ा था, उस इक्वेशन का, उस मेथड का यूज करके हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका डी पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करानी है आयरन से, देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है हमें, आयरन से। तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। और क्या बन जाएगा आयरन क्लोराइड के अलावा, वही हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर आ जाएगी। तो सभी इक्वेशन लगभग सेम यहां पर दी गई है, हाइड्रोजीओएन, ठीक है। तो सभी इक्वेशन लगभग सेम दी गई है। इसका केमिकल इक्वेशन यहां पर अगर हम लिखें तो केमिकल इक्वेशन होने वाला HCl प्लस आयरन Fe, क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस यहां पर हमारा हो जाएगा H2 गैस। तो इस तरीके से बनेगा, इसको 2 लिख दो और यहां पर ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। तो इसी तरीके से आसानी से हम चारों क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हैं। इसके चारों पार्ट हमने 5th नंबर क्वेश्चन के चारों पार्ट में क्या क्या लिखा, वर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिखी, जो इक्वेशन हमको एक स्टेटमेंट दिया था उसको कन्वर्ट करके वर्ड इक्वेशन बनाना था। तो जैसे हमने यहाँ पर वर्ड इक्वेशन लिखी और उस वर्ड इक्वेशन की क्या लिख दी हमने, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिख दी, और फिर केमिकल इक्वेशन को क्या कर दिया, यहाँ पर बैलेंस कर दिया। इसके 4 पार्ट इस क्वेश्चन के यहाँ पर थे, तो चारों पार्ट को हमने आसानी से कवर किया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 6 नंबर क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। ये हमने अभी लेक्चर में भी खत्म किया इसी क्वेश्चन को, और वही क्वेश्चन वापस से पूछ लिया गया कि कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स अल्कोहल हो या ग्लूकोज हो, जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन तो होती है बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, लेकिन उनको एसिड नहीं बोला जाता है। तो वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी समझा इसको। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, एक एक्टिविटी आपको यहां पर बतानी है प्रूव करने के लिए। तो एक्टिविटी किस तरीके से की जाएगी, एक्टिविटी इस तरीके से कर सकते हैं कि हम यहां पर क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें कोई भी एसिड ले लेंगे जिसमें हाइड्रोजन होता है, सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होते हैं। जैसे HCl को ले लिया, HCl का क्या करा दिया जाए, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया जाए, जब HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हम अपने ग्लूकोज का या फिर अल्कोहल का क्या करा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, तो क्या वहां H+ अलग होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इनको एसिड नहीं बोला जाता। इसके लिए एक एक्टिविटी हम यहां पर देखते हैं। देखो यहां पर एक बीकर लिया 100 ml का, यहां पर भी एक बीकर लिया हमने
100 ml के यहाँ पर 2 भी कर लिए। एक में हमने कोई भी एसिड डाल दिया, जैसे डाइल्यूट HCl हमने यहाँ पर मिला दिया। डाइल्यूट HCl मिलाया, यहां पर हमने क्या किया, उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेट किया, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, एक बल्ब लगाया, एक स्विच लगाया और इसको चालू कर दिया। और इसको चालू करने के लिए इसमें क्या कि इसके एनोड और कैथोड पर 2 कील लगाकर एक कॉक से सेट कर दिया ताकि वो आपस में टच ना हो। और जब इसमें बैटरी को चालू किया गया तो यहां से जब ये चालू होती है तो यहां से चालू हुई और यहां से यहां तक, क्योंकि अब HCl है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो H+Cl- में टूटेगा, तो H+ क्या होने लग जाएंगे, आयन आपस में यहां पर बहने लग जाएंगे और आयन ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो यहां से अगर आयन इधर गए तो इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जाकर इस वाले टर्मिनल में आ जाएगी और वो आगे जब बढ़ेगी तो यहां पर हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब यहां पर आयन चल रहे हैं, आयन चल रहे हैं मतलब HCl में क्या होना चाहिए, H+ और Cl- होना चाहिए। तो H+ यहां पर बह रहा है मतलब H+ आयन यहां से रिलीज होता है और इसीलिए यहां पर बल्ब जल रहा है। सेम एक्टिविटी हम किसके साथ करेंगे, ग्लूकोज के साथ या अल्कोहल के साथ करेंगे। तो जब सेम एक्टिविटी हमने ग्लूकोज अल्कोहल के साथ की और जब वहां पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाकर वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया तो यहां से यहां पर बल्ब नहीं जलता है बटन ऑन करने के बाद। तो बल्ब नहीं जला मतलब इस लिक्विड ने यहां पर जो है आयन रिलीज नहीं किए। और ये लिक्विड कौन था, ये लिक्विड हमारा ग्लूकोज या अल्कोहल दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पर आयन रिलीज नहीं होते हैं और जो हाइड्रोजन प्लस आयन H+ आयन रिलीज नहीं करेगा उसको हम एसिड नहीं बोलेंगे। हमने एसिड में भी ये देखा, हमने एक टॉपिक पढ़ा भी लेक्चर में कि एसिड्स में क्या क्या कॉमन होता है। तो एसिड में क्या क्या चीजें कॉमन होती है कि एसिड क्या करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन यहां पर H+ आयन रिलीज नहीं हुआ क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बोलो तो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में भी अगर आयन रिलीज नहीं होते हैं तो आयन अगर रिलीज नहीं होंगे तो एसिड नहीं होगा। तो ये यहां पर एक्टिविटी हमने यहां पर करके देखी, उसको एक बार पढ़ सकते हैं हम कि 2 nails आर फिटेड इन अ कोक। हमने 2 नेल्स को कोक में फिट कर दिया है यहाँ पर 100 ml बीकर में। नेल को कनेक्ट कर दिया टर्मिनल को एक 6 वोल्ट की बैटरी से और एक बल्ब और एक स्विच उसमें जोड़ दिया है। एक में थोड़ा सा हमने डाइल्यूट HCl डाला और करंट उसको चालू किया। जब करंट चालू करते हैं तो वहां पर क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। बल्ब क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। सेम एक्सपेरिमेंट को हमने ग्लूकोज या अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ भी यहां पर दोहराया, लेकिन वहां पर बल्ब नहीं जला, बल्ब इग्निट नहीं हुआ, यहां पर प्रकाश नहीं हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने, इट इज ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लो इन द HCl सॉल्यूशन बट नॉट ग्लो इन ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में बल्ब नहीं जला है। क्यों नहीं जला है, रिजल्ट क्या आया, HCl डिसएसोसिएट्स इनटू H+ और Cl- आयन। तो HCl ने क्या किया, H+ आयन और Cl- आयन को रिलीज कर दिया है यहां पर। और यहां पर जो है दूसरी तरफ ग्लूकोज सॉल्यूशन ने कोई भी आयंस को डिसॉल्व नहीं किया है, कोई भी आयन रिलीज नहीं किए हैं और रिलीज नहीं किए इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कंडक्ट नहीं हो पाई है। कंक्लूजन क्या निकलता है फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। यानी कि एसिड में हाइड्रोजन होता है लेकिन हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये यहां से प्रूव होता है, दैट्स व्हाई through alcohols and glucose contain hydrogen they are not categorized as acid। तो क्वेश्चन में पूछा था कि but not categorized as acid describe an activity prove it, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इसको एसिड नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द क्वेश्चन इज Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि डिस्टिल वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता होगा, डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर ऐसा वाटर जिसमें कोई भी आयन नहीं है उसी को डिस्टिल वाटर बोला जाएगा। इसका मतलब डिस्टिल वाटर की pH कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, pH ऑफ डिस्टिल वाटर इज इक्वल टू
7, नॉट नियर बाय, इक्वल्स टू 7 हो, उसी को क्या बोला जाएगा, डिस्टिल वाटर बोला जाएगा। अब जिसके पास कोई आयन ही नहीं है, न्यूट्रल कौन होता है, जिसके पास ना H+ आयन है ना OH- आयन है, अगर है तो न्यूट्रल है, बराबर है, कोई रिलीज नहीं होने वाला। और जब आयन ही रिलीज नहीं होंगे तो क्या कोई यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है? पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा कि H+ आयन और OH- आयन अगर रिलीज ही नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती है। इसलिए 7 वाले में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और 7 किसका है? डिस्टिल वाटर का है। वेयर एज रेन वाटर डज, रेन वाटर में होती है। तो रेन वाटर में क्या होगा? रेन वाटर बारिश का पानी है और एनवायरनमेंट में एसिडिक नेचर होता ही है, तो वो पानी क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और उसकी पीएच बिलो, रेन वाटर की जो पीएच है, रेन वाटर की जो पीएच है वो हो जाती है कम, 7 से कम हो जाती है। 6 हो सकती है, 5.6 हो सकती है, 5.8 हो सकती है, 6.1 हो सकती है, 6.5 हो सकती है। अगर थोड़ी भी 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर की रहेगी। और अगर एसिडिक नेचर की रहेगी तो वहां से कौन रिलीज हो जाएगा? H+ आयन, यानी वो आयनिक हो जाएगा। वो अब सॉल्यूशन क्या बचा? आयनिक सॉल्यूशन वहां पर बच रहा है। और जो आयनिक होगा उसमें आयंस रिलीज होंगे, और अगर आयन रिलीज होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। तो बहुत आसान सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख सकते हैं अच्छे से। Why do acid not show acidic behavior in absence of water? लगभग सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि अगर पानी नहीं हो तो क्या एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा? क्या नहीं करेगा। अगर पानी नहीं है तो एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि आयंस को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन होता है? वाटर होता है। जैसे ही आप सॉल्यूट करेंगे सॉल्यूबल बन जाएगा, जैसे आप सॉल्यूशन बना देंगे, जैसे ही HCl, ये इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, आयन रिलीज हो जाते हैं। और जब रिलीज होंगे तो ही तो एसिड है। अगर H+ ही रिलीज नहीं किया तो एसिड कैसे हो सकता है? एसिड की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है कि ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं, जो जितना ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जो जितना कम H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना वीक एसिड हो जाएगा। और इस तरीके से उसको आयन तो रिलीज करने ही पड़ेंगे, और आयन रिलीज करने के लिए उसको वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो वाटर के एब्सेंस में एसिड एसिड जैसा नेचर नहीं दिखाते, एसिडिक नेचर नहीं शो करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 सॉल्यूशन ABCDE, 5 कोई सॉल्यूशन है व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शो पीएच। तो जो पीएच इंडिकेटर, पीएच स्केल है, वहां पर अगर उसकी पीएच चेक की जाए तो 4, 1, 11, 7 और 9 रेस्पेक्टिवली, यानी कि सॉल्यूशन देखें ABCD और E, ये कुछ सॉल्यूशंस के नेम हैं। अब इन सॉल्यूशन के नेम में बोला गया इनकी पीएच रेस्पेक्टिवली, यानी इसकी पीएच 4 है, इसकी पीएच 1 है, इसकी पीएच 11 है, इसकी पीएच 7 है और इसकी पीएच 9 है। इस तरीके से इनकी पीएच यहां पर हमारे को दी गई है। ध्यान से देखिए, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन सा होगा? तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल होता है? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 हो वो क्या होता है? न्यूट्रल। तो पीएच यहां पर 7 किसकी है? डी वाले की। तो पहले वाले का आंसर हो गया डी। बोल रहा है स्ट्रांगली अल्कालाइन, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिसकी पीएच 14 के ज्यादा पास होगी। तो इनमें सबसे पास 14 की कौन है? सी है हमारा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हमारा अल्कालाइन वो सी होगा। फिर बोला स्ट्रांगली एसिड, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन इनमें से, इतने सारों में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो सबसे ज्यादा एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक वो जिसकी पीएच सबसे कम पीएच इसकी बी की पीएच सबसे कम। वीकली एसिड कौन है भाई? जिसकी पीएच 7 के आसपास या उससे थोड़ी कम हो सकती है। तो 7 के आसपास और 7 से थोड़ी सी कम किसकी बोल सकते हैं उसको हम? यहां पर डी को तो नहीं बोल सकते हैं, ई को भी नहीं बोल सकते हैं, 4 ए को बोल सकते हैं, ए को बोल देंगे क्योंकि ए की 4 है और 5, 6 और 7, तो 7 के ज्यादा पास है 4,
इसलिए ए को वीकली एसिड हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिसकी पीएच 0.1, 0.2, 1, 2, 3 तक भी होती है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जा सकता है। लेकिन वीक एसिड पूछा है तो जो पीछे जा रहा है तो 4 के आसपास वाले को बोल सकते हैं। वीकली अल्कालाइन ऐसा बेस जिसकी पीएच 14 से बहुत दूर हो। 14 से बहुत दूर कौन है यहां पर? 14 से बहुत दूर है 9, ई वाला। तो ये यहां पर हम बता सकते हैं कि वीकली एसिड कौन होगा? ई वाला जो कंपाउंड है इनमें से ABCD में से वो सबसे कमजोर होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा किसके पास है? उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे कम हाइड्रोजन आयन, उसके बाद तो सबसे पहले इंक्रीजिंग। बहुत क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है वो सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले वो जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन प्लस आयन। H प्लस आयन सबसे कम किस में होंगे? जिसकी पीएच सबसे ज्यादा है। जिसकी पीएच ज्यादा उसके H प्लस आयन कम, सबसे ज्यादा C की, तो C सबसे पहले आएगा। सबसे ज्यादा C, पीएच है तो सबसे कम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे कम C के पास होगा। C के पास H प्लस आयन सबसे कम होने वाले हैं। C के बाद किसके पास होंगे? 11 से कम E, E के पास होंगे। E से कम D, D के पास होंगे। D से कम A, A के पास होंगे। और A से कम B, B के पास होंगे। यानी कि सबसे ज्यादा H प्लस आयन B के पास होंगे, सबसे कम H प्लस आयन C के पास होने वाला है। बहुत आसान सा और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेट करके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखें। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। बराबर लेंथ के छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है तो बराबर करेंगे। अब बराबर दिख रहे हैं। तो बराबर लेंथ के 2 मैग्नीशियम रिबन लिए गए, टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में डाले गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। अब एक टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है, इसमें हमारा HCl एसिड है। इसमें कौन सा एसिड है? HCl है। एक HCl वाला हो गया। वाइल एसिडिक एसिड इन अदर टेस्ट ट्यूब, दूसरा हमारा टेस्ट ट्यूब है। दूसरे में एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH। तो यहां पर हमारा एक में हो गया HCl, एक में हो गया CH3 C डबल OH, यहां पर रहने वाला है। अब इसमें क्या कर दिया जाए? इसमें डालना है मैग्नीशियम रिबन बराबर लेंथ का, यानी इसमें कोई मैग्नीशियम रिबन हमने डाल दिया है, इसमें भी मैग्नीशियम रिबन हमने बराबर लेंथ का डाल दिया। दोनों के अंदर मैग्नीशियम रिबन डाल दिया। क्या डाल दिया है? मैग्नीशियम इक्वल, यानी बिल्कुल साइज में, शेप में बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, और ये एसिड भी हमने बराबर बराबर ही लिए हैं दोनों के। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग बोल रहे थे, फिज की आवाज आना, ऑक्यूर मोर विग्रसली एंड वाई, सबसे ज्यादा और तेजी से आवाज किसमें आएगी और क्यों आएगी? सबसे पहली बात तो देखो, दोनों में एसिड है, Mg है, इधर भी आपका एसिड है और Mg है। एसिड में मैग्नीशियम, मतलब एसिड की और मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिड मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी। अब पूछ रहा है कि किसमें ज्यादा तेजी से होगी? तो जो हमारा HCl है इसमें ज्यादा तेजी से होगी, ये जो है इसमें कम तेजी से होगी। इसमें कम तेजी से और इसमें ज्यादा तेजी से क्यों होगी? क्योंकि इसका जो pH है वो कम होता है, इसका pH ज्यादा होता है। यानी कि HCl जो है हमारा, HCl is more acidic than acetic acid।
HCl जो है मोर एसिडिक होता है CH3COOH से, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसकी रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा जल्दी, क्योंकि ये जल्दी से H+ आयन रिलीज कर देगा, और जो जल्दी से H+ आयन रिलीज कर देता है उसमें रिएक्शन तेज होगी, उसमें हाइड्रोजन गैस जल्दी बाहर आने लग जाएगी। हाइड्रोजन गैस बाहर आई तो फिस की आवाज आएगी, फिस की रिएक्शन ऑक्यूर वहां पर होने लग जाएगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की पीएच कितनी होती है भैया, 6 होती है, यानी कि एसिडिक होगा। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। तो आप कैसे मानते हो कि इसकी पीएच कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी या कैसे चेंज होगी। तो जब पीएच 6 है तो किस तरीके से, हाउ यू थिंक, कैसे मानते हो पीएच विल चेंज एंड टर्न इनटू कर्ड। तो अगर इसकी पीएच को चेंज कर दिया जाए, यानी कि अभी इसके अंदर H+ आयन है क्योंकि 6 पीएच एसिडिक होगा लेकिन कम है, लेकिन जैसे जैसे इसकी पीएच डाउन जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, पीएच इसकी हो जाएगी लेस, किससे, 6 से कम जाएगी, तो ये क्या बनने लग जाएगा, कर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसमें लैक्टिक एसिड जैसे ही बढ़ा इसकी पीएच क्या हो गई, इसकी पीएच डाउन चली गई। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि पीएच कैसे कम हुई। तो जैसे लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ी तो H+ आयन बढ़ गए होंगे, और H+ आयन जैसे बढ़े वहां से उसकी पीएच क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक मिल्कमैन ऐड करता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में क्या डाल देता है वो, बेकिंग सोडा डाल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्यों डाल रहा है वो फ्रेश मिल्क में। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कालाइन। क्योंकि अगर वो उसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेगा, क्या नहीं डालेगा, अगर वो उसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेगा तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, और वो एसिडिक तो पहले ही है क्योंकि 6 होती है फ्रेश मिल्क की पीएच, तो उसमें से क्या होगा, धीरे 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 उसके पीएच वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो दूध, अब दूध नहीं बचा, लगभग वो खट्टा हो गया, सोर टेस्ट उसका हो गया, और दही की तरफ कन्वर्ट होने वो वाला या खराब होने वाला है। तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, बेकिंग सोडा जो है फ्रेश मिल्क के साथ, यानी फ्रेश मिल्क बोले तो एसिडिक होता है, फ्रेश मिल्क वीक एसिड है, उसके साथ मिलेगा तो इफेक्ट दोनों क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और अल्कालाइन बना लेंगे। यानी बेसिक नेचर का, यानी थोड़ी देर के लिए, यानी लंबे समय तक उसको चलाने के लिए क्या कर देगा, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया तो उसकी पीएच थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। अब धीरे धीरे वापस अपने रूटीन पे आएगी, तब तक वो दूध यूज कर लिया जाएगा, तब तक उस दूध को वो बेच चुका होगा, तो अब वो खराब होने की चांसेस उसके कम हो जाएंगे, इसलिए वो क्या कर देता है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर उसको अल्कलाइन बना देता है। Why does this milk take a long time to set a curd? और जिसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ है उस दूध से दही बनने में ज्यादा समय क्यों लग रहा है, जनरली टाइम से भी ज्यादा, यानी 2-3 घंटे 4 घंटे से भी ज्यादा टाइम अगर लग रहा है, इसका मतलब उसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है। अब वो पूछ रहा है कि क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ज्यादा टाइम आसानी से लगेगा, क्योंकि पहले उसकी पीएच कितनी थी, पहले मिल्क की पीएच 6 थी, अब उसने उसमें बेस डाल दिया तो उसकी पीएच क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, पीएच उसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। और जब उसकी पीएच बढ़ी तो अब उसको क्या बनाना है, कर्ड की जो पीएच होगी वो क्या होगी, लेस होगी, किससे, 6 से। तो पहले तो वो पीएच घटा के दूध बनेगा, और अब दूध से भी वो क्या बनेगा, दही बनेगा। तो पहले डायरेक्ट यहां से यहां आ रहा था, अब यहां से यहां आएगा, तो वहां से यहां आने में समय ज्यादा लगेगा। पहले बड़ी हुई पीएच से मिल्क की पीएच पे आएगा, फिर मिल्क की पीएच से कर्ड की पीएच पे, इसलिए इसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने सबसे लास्ट में खत्म किया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जा रहा है वो कि उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ऐसी जगह क्यों रखा जाता है जहां पर मॉइस्चर, नमी ना हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, सबसे पहले तो उसकी बात कर ले हम।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उसकी यदि हम बात करें तो देखो क्या होता है, CaSO4.12H2, क्या यही होता है क्या पीओपी? तो यस, ये पीओपी होता है। अब जब इस पीओपी में अगर कहीं से मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर बोले तो पानी आ जाए, पानी आ गया तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2। तो ये तो हमारा क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारा क्या बन गया, जिप्सम बन गया। और जब जिप्सम बन गया, जिप्सम में ये कन्वर्ट हो गया है, तो जिप्सम क्या होता है, एक बहुत मजबूत पत्थर बन जाता है। तो अब ये यूजेबल नहीं रहा, ठीक है। तो जिप्सम ना बन जाए उसके लिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है ताकि ये जिप्सम पत्थर ना बन जाए। तो इसका यूज करने के लिए, इसको सूखा रखने के लिए, पाउडर फॉर्म में रखने के लिए क्या रखा जाता है, इसको पानी से थोड़ा दूर बन रखा जाता है। अगर पानी मिल जाएगा तो CaSO4.2H2 यानी जिप्सम का क्रिस्टल ये बना लेगा और यूजफुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, What is the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से बताता हुआ आ रहा हूं आपको, पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, सब में आपको बताया गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर होने वाली है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताएंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को मिलाया जाए तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और वाटर यहां पर बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को मिलाने पर क्या बन जाए, सॉल्ट और वाटर बन जाए, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब वो बोल रहा है कि कोई भी दो एग्जांपल, तो दो क्या इसके, तो वो 10 दे सकते हैं हम एग्जांपल। क्या बोल रहा है, देखो एसिड हो गया HCl, ये हो गया NaOH, HCl और NaOH मिला तो क्या बन गया, NaCl, और क्या बन गया भैया हमारा, H2O बन गया। तो यहां पर सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, तो आसानी से रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल उसको और बता दिया जाए अगर, तो यहां पर हम क्या ले लें, H2SO4 ले लें और उसमें क्या मिला दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए NaOH। NaOH नहीं मिला जाए, कुछ और मिला दो, उसमें मिला दो KOH, मिला दो KOH। जब इसमें मिलाएंगे तो यहां से रिएक्शन क्या होगी, K2SO4 हो जाएगी और यहां से H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी तरीके से रिएक्शन को आप चला सकते हैं। एसिड बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाएगा और यहां पर जो सॉल्ट और वाटर बना उसको रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पर बोलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बहुत आसान सा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ लिया गया है, तो क्या बता दो आप, वॉशिंग सोडा के दो यूज बता दो, दो क्या, हाँ दो ही पूछ रहा है, और बेकिंग सोडा के दो यूज यहां पर बता दो। सबसे पहले हम अगर बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा हमने अभी खत्म किया, वहां पर हमने देखा उसमें क्या क्या उसके यूजेस हो सकते हैं। देखो एक यूज तो उसका सोप फैक्ट्री में, सोप फैक्ट्री ले सकते हो, यहां से आप क्लोथ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर आप ले सकते हो इसको अपना पेपर इंडस्ट्री में, या ग्लास फैक्ट्री में। तो इसके बहुत सारे यूज हमने यहां पर पढ़े, तो वो कुछ भी आप यूजेस ले सकते हैं इसका, 2 3 5 4 हो गया, 3-4 यूज हमने इसके यहां पर बताए हैं। दूसरा आपसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का अगर यूज देखा जाए तो पहला यूज है बेकिंग सोडा का क्या, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर फॉर्मेशन।
बेकिंग पाउडर फॉर्मेशन की इससे बन जाता है बेकिंग सोडा में अगर आप क्या मिला दो, टार्ट्रिक एसिड मिला दो, तो वहां पर आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर के यूजेस आप यहाँ पे इसके साथ ही लिख सकते हो, जैसे केक या पेस्ट्री को फ्लफी बनाने में, केक को फ्लफी बनाने में आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसका क्या यूज होता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने की मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपका, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में या फिर इसी लेक्चर में खत्म कर दिए हैं। इस चैप्टर में हमने सारी चीजें हमने यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की आसानी से खत्म करी। अब इसकी कुछ पीवाईक्यूज बाकी, जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस लेक्चर में एक बार इसको ब्रीफ किया जाए तो वापस से हम याद करें तो एसिड के बारे में हमने सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, फिर एसिड के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर बेस के बारे में, बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर एसिड और बेस की डेफिनेशंस को हमने यहाँ पर जाना, फिर हम आए एसिड बेस रिएक्शन पर जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, वो हमने यहाँ पर कवर किया। उसके बाद हम आए सॉल्ट्स के ऊपर, तो हमने 4-5 टाइप के यहाँ पर सॉल्ट्स को खत्म किया, और सॉल्ट्स खत्म करने के बाद हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस यहाँ पर खत्म किए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कंप्लीट यहाँ पर किया है। 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो इसी तरीके से आगे लेक्चर देखने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।